हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ने वाले हैं और इसका यह क्लास 5 है। इसके पहले 4 क्लास पहले अपलोड हो चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर इस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग मुंडा राज्य और नागवंश राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए उन दोनों राज्यों के बारे में, इन दोनों जनजातियों के बारे में हम लोग जानते हैं। मुंडा राज्य पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मुंडा जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में कब आए, कहाँ से आए। तो जो इसका एविडेंस मिलता है कि मुंडा जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में 600 ईसा पूर्व में इनका आगमन हुआ था और यह जो आए यह मध्य भारत के हिस्से से या झारखंड में आए या छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए, लेकिन इनके आने से पहले ही यहाँ पर आर्यों का बसाव हो चुका था। ठीक है ना, आप कंफ्यूज ना हो। मुंडा के आने से पहले ही यहाँ पर आर्यों का बसाव हो चुका था, यहाँ पर आर्य आकर बस चुके थे। बाद में मुंडा आए और इनका समय काल है 600 ईसा पूर्व। जब मुंडा यहाँ आए तो इन्होंने यहाँ पर राज्य निर्माण का कार्य शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य ऋषा मुंडा ने शुरू किया। ऋषा मुंडा ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में अपने राज्य को बनाना शुरू किया और इसका जो शासक हुआ पहला, उसका नाम था सुतिया पाहन। तो जब सुतिया पाहन इसका पहला शासक हुआ तो इन्होंने राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। ठीक है ना, इसी शासक के नाम पर अपना राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। तो आपने देखा कि झारखंड में मुंडा 600 ईसा पूर्व में आए और यह आए कहाँ से, तो मध्य भारत के हिस्से से यह आए। लेकिन इनके आने से पहले ही यहाँ पर आर्यों का आगमन हो चुका था और मुंडा जब छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए तो इन्होंने अपना राज्य निर्माण का कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य ऋषा मुंडा ने यहाँ पर शुरू किया और इन्होंने अपना जो राज्य है इसका शासक सुतिया पाहन को बनाया और सुतिया पाहन के नाम पर ही अपने राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट द इल्यूजन चैनल। इस राज्य का निर्माण होते ही इसमें अनेक गढ़ बने। तो इनमें कुल 7 गढ़ बनाए गए। 7 गढ़ मतलब 7 खंडों में इसको विभाजित किया गया और 7 खंड के अंतर्गत इसमें 21 परगना को बनाया गया। मतलब सातों को तोड़कर 21 भाग में इसको विभाजित किया गया। लेकिन यह 21 जो है वो 7 के अंदर ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह पहले 7 गढ़ बने, उसके बाद सातों के अंदर 21 परगना का निर्माण हुआ। तो पहला हम देखते हैं कि 7 गढ़ में कौन कौन सा है। तो पहला देखे हैं कि लोहागढ़। लोहागढ़ जो आज का लोहरदग्गा है, उसको हम लोग उस क्षेत्र को लोहागढ़ पहले कहा जाता था। दूसरा है हजारीबाग, जो हजारीबाग जिला है वो है हजारीबाग। तीसरा है पालुनगढ़। पालुनगढ़ को आज हम लोग पलामू के नाम से जानते हैं। मानगढ़, मानगढ़ मानभूमि के नाम से जाना जाता है। अभी ये मानभूम वही है दोस्तों जो धनबाद जिला है, उसी को हम लोग मानभूम के नाम से पहले जानते थे। आज भी हम लोग मानभूम के नाम से उसे ही जानते हैं। पहले जब ये 7 गढ़ बने थे उस समय इसको मानगढ़ कहा जाता था। सिंहगढ़, सिंहगढ़ को आज हम लोग सिंहभूम के नाम से जानते हैं। सिंहभूम 2 है, एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में एक जंगल का एरिया है, उस जंगल को किस नाम से जाना जाता है? या फिर क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछूं तो झारखंड में सबसे बड़ा वन कौन सा है? आप मुझे कमेंट में करके इसका आंसर बताएं। छठा देखते हैं केसरगढ़। केसरगढ़ को आज केसरगढ़ के ही नाम से जानते हैं, लेकिन अभी का जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है। उसके बाद देखते हैं 7वां सुरगुगढ़। सुरगुगढ़ को सुरगुजा के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो 7 गढ़ है वो सारे ये सब हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। और जो ये 7 गढ़ है इसके अंतर्गत जो 21 परगना है उसमें कौन कौन सा आता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 परगना का मैंने नाम मेंशन किया है। ये बहुत ही रिसर्च के बाद मिलता है। तो पहला हम लोग देखते हैं खुखरा, डोईसा, ओमेंडा, सुरगुजा, जशपुर, गंगपुर, पोरहाट, गिरजा, बिरुआ, लचरा, बिरना, बेलखादर, सोनपुर, तमाड़, बेल सिंह, खरसिंह, लोहरडीह बोनाई, उदयपुर, चंगमंगकर और कोयर। तो ये सब जो है कोराय जो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम भी थोड़े से अटपटे हैं। तो आप इसको याद कर लें अच्छे से। 21 परगना और 7 जो गढ़ है
जो मुंडा राज्य में हुए थे, यह काफ़ी पूछा जाता है जेपीएससी के एग्ज़ाम में, जो मेंस है इसमें लिखने के काम में आएगा। तो आप इसको अच्छे से लिखें तो आपको एक पॉइंट आराम से मिल सकता है। अपने आंसर में आप मतलब एक अच्छा एडवांटेज ला सकते हैं। अब देखते हैं नागवंश के बारे में। तो मुंडा द्वारा अपने राज्य का हस्तांतरण किया गया और नागवंशियों को मतलब हस्तांतरण किस में किया गया? नागवंशियों में किया गया। ठीक है, मुंडा द्वारा अपने राज्य का हस्तांतरण नागवंशियों को किया गया। अपने राज्य को अलग तरीके से या अलग कम्युनिटी के हाथ में सौंपना, उसी को हस्तांतरण कहते हैं। प्रथम नागवंशी शासक कौन बने यहाँ का? तो प्रथम नागवंशी शासक फनी मुकुट राय बने, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो फनी मुकुट राय है दोस्तों, ये फनी मुकुट राय काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखें कि प्रथम नागवंशी शासक कौन था? तो फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी शासक था। इसका लालन पालन जो है वो मंडल द्वारा किया गया था। फनी मुकुट राय का राज्यारोहण 84 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म 64 ईस्वी बताया जाता है। इसका जन्म कब बताया जाता है? 64 ईस्वी। लेकिन इसका जो राज्यारोहण किया गया, जो इसका राज्य अभिषेक किया गया, यह 84 ईस्वी में किया गया। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फनी मुकुट राय का राज्यारोहण किस ईस्वी में किया गया? तो 84 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ था। पहला राजा नागवंशी का फनी मुकुट राय, इसका राज्यारोहण 84 ईस्वी और इसका जन्म 64 ईस्वी माना जाता है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। आप इस आंसर को उतना याद भी नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है। फनी मुकुट राय ने रामगढ़, गोला, वरवा, पलानी और तमाड़ आदि क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इनके राज्य में कुल 66 परगना हुआ। आपने देखा कि पहले 21 परगना था, अब ये 66 परगना है। तो 66 परगना का नाम मुझे तो मिला नहीं। यदि आपको मिलता है कहीं तो आप मुझे भी शेयर करें। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना रिसर्च करते हो अपने पढ़ाई पर। तो इसके राज्य में कुल 66 परगना था। यह एक शक्तिशाली राजा था, क्योंकि इतने इतने जगह पर और 66 परगना को जब ये हैंडल कर पा रहा है तो इसके अंदर इतना कैपेबिलिटी होगा कि यह एक अच्छा सुशासक बन सका है। तो शक्तिशाली होना एक लाजमी बात हो जाती है। फनी मुकुट राय ने रांची के निकट सुतियांबे नामक स्थान में शासन किया और यहाँ पर इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तो ये जो सूर्य मंदिर का जो निर्माण है, आप जो ये देख रहे हो कि ये सूर्य मंदिर का ये जो यहाँ पर सूर्य मंदिर का जो निर्माण है, ये भी क्वेश्चन जो है ये जेएसएससी में काफ़ी पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका नाम होगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के समय झारखंड में अन्य जातियों का भी आगमन हुआ था। उसमें कौन कौन थे? उसमें थे ब्राह्मण, राजपूत, तेली, कुम्हार, नाई, धोबी, कोयरी, कुर्मी, केवट और दुसाद। ये सारे जो जाति हैं, इन सभी जातियों का भी आगमन झारखंड में हो चुका था। ये भी झारखंड के मतलब व्यक्तियों में या फिर जनगण में ये भी शामिल थे। देश में अब कुछ और देखते हैं कि जब भारत में किसी का शासन चल रहा था उस समय झारखंड में क्या चल रहा था। तो जब पूरे देश में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय झारखंड में यहाँ पर चौथे नागवंशी शासक प्रताप राय का शासन चल रहा था। तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जो नागवंशी शासक है चौथे, वो कौन थे? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा प्रताप राय। जो यहाँ पर है प्रताप राय, ये होंगे चौथे शासक, नागवंशी शासक के चौथे शासक। इनका समय काल क्या है? तो जब देश में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय झारखंड के क्षेत्र में चौथे नागवंशी शासक प्रताप राय का शासन था। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटा करके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे करवा लिया, जिसका नाम चुटिया रखा, या फिर हम उसको चुटिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया में बसा ली। नागवंशी शासक भीमकर्ण ने बरवे की लड़ाई में सुरगुजा के रक्सेल शासक को पराजित कर दिया। तो जब ये पराजित किया तो उस समय इन्होंने पलामू के टोरी और परवा जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार कर लिया। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा बदल दिया। खुखरा बदलने का एक और कारण था, क्योंकि जो चुटिया जगह है यह बंगाल के नज़दीक पड़ता था और बंगाल में उस समय तुर्कियों का आक्रमण बहुत ज़्यादा था। तो तुर्कियों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने अपना स्थान को बदल दिया। राजधानी को उन्होंने जो है वो अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा कर लिया। इसके अलावा हम लोग भी कुछ और चीज़ें देखते हैं। गौड़ शासक शशांक का शासनकाल जो है वो 602 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य में रहा था। इस समय झारखंड में नागवंशी शासक जो थे वो कौन थे? तो सुंदर राय और मुकुंद राय का था।
इस समय मुकुंद राय और सुंदर राय का झारखंड में शासन चल रहा था। जब गौड़ शासक शशांक का शासन था 602 से 625 ईस्वी के बीच में। इस समय झारखंड में नागवंशी शासक सुंदर राय और मुकुंद राय का शासन चल रहा था। जो इस वंश का, किस वंश का, तो नागवंशी शासक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो नागवंशी शासक का यह 13वें और 14वें शासक थे। आप देख सकते हैं कि नागवंशी शासन जो है वो कितना लंबा चला। पहले एक चला, फिर 2, 3, अब देख रहे हैं हम लोग 13वें और 14वें शासन के बारे में, शासक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा आप इसको भी याद रखें। अब आते हैं प्राचीन काल की समाप्ति जब हो रही थी तो उस समय मान राजाओं का शासन हजारीबाग और मानभूम के क्षेत्र में पड़ गया। तो मान राजा कौन थे? मान राजा वो थे जो धनबाद के क्षेत्र में शासन करते थे, जो मानभूम के क्षेत्र में शासन करते थे। उसी को हम लोग मान राजा के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग संबोधित करते हैं। तो मान राजा का शासक देख सकते हैं, पहले मानभूम था, अब हजारीबाग तक ये पहुँच चुका है। इस काल में कुंडा, केंदी और खगड़िहा जैसे अन्य छोटे राज्य भी अस्तित्व में आ चुके थे। किस शासनकाल में या किस काल में? तो जब मानभूम प्राचीन काल की जब समाप्ति हो रही थी उस समय तक कुंडा, केंदी और खगड़िया जैसे अन्य छोटे राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। मैं जानना चाहता हूं कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा। यदि ये लेक्चर अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और साथ ही साथ दूसरा भी जो वीडियो है, अगला पार्ट 6 वो भी जल्दी आ जाएगा आपके लिए। तो कीप वॉचिंग and will get success. Thank you for listening. God bless you all.